कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है। इंट्रोडक्शन। द पैराडॉक्स ऑफ पावर। बाहुबली का विरोधाभास। आपने एनकाउंटर्स, गैंगस्टर्स और बाहुबलियों के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर सरेआम क्रूड बम्स फेंकने और मर्डर के चार्जेस थे, वो देश की सबसे बड़ी न्यूक्लियर डील का फैसला कैसे कर सकता है? आज हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के उस बाहुबली की, जिसने कानून को अपनी उंगलियों पर नचाया। बिल्कुल वैसी ही स्टोरी जैसे हमने धुरंधर मूवीज में देखी है, जहां पर्दे के पीछे ड्रग्स और इल्लीगल गन्स का एक ऐसा कारोबार, बिजनेस चलता है जो पूरे सिस्टम को खरीद लेता है। एक तरफ वो क्रॉस रोड्स पर लड़ते लड़ते बम्स मार रहा था, इल्लीगल वेपन्स सप्लाई कर रहा था, और दूसरी तरफ दिल्ली के पार्लियामेंट में बैठकर माननीय सांसद, ऑनरेबल एमपी के रूप में ओथ ले रहा था। यही डिफरेंस होता है एक मामूली क्रिमिनल और एक बाहुबली में। बाहुबली में इतना पॉलिटिकल पावर और इल्लीगल वेल्थ होता है कि उसके केसेस कोर्ट में कभी प्रूव ही नहीं हो पाते। इसीलिए उसे क्रिमिनल नहीं, बाहुबली बोला जाता है। एक टांगा ड्राइवर का लड़का जिसने ड्रग्स, गन्स और जमीन कब्जा करके 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। आखिर क्या था अतीक अहमद का वो इन्फ्लुएंस कि जनता उसे बार बार चुनती रही? चलिए आज इस कहानी को मिट्टी से उठाकर सच के आईने में देखते हैं। शुरुआत करते हैं इलाहाबाद की उन पुरानी गलियों से जहां से ये टेरर शुरू हुआ। चैप्टर 1, द फाउंडेशन, टांगा टू कोलथीफ। स्टोरी शुरू होती है इलाहाबाद के एक छोटे से गांव कसारी मसारी से। साल था 1962। एक गरीब टांगा चलाने वाले हाजी फिरोज अहमद के घर पैदा होता है अतीक अहमद। बचपन से ही अतीक का मन किताबों में नहीं बल्कि रास्ते की दुश्मनी और ताकत, पावर में लगता था। मूवीज के शुरुआती सीन की तरह सब कुछ बहुत शांत और साधारण लग रहा था, लेकिन इस सादगी के पीछे एक तूफान पल रहा था। अतीक ने बचपन से ही गरीबी को बहुत करीब से देखा था और शायद इसी ने उसके अंदर पावर की भूख जगा दी थी। 8वीं क्लास के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और शुरू किया कोयले की चोरी, कोल स्टीलिंग। रेलवे ट्रैक्स पर जब मालगाड़ियां, फ्रेट ट्रेन्स गुजरती थीं, तो अतीक ट्रेन से कोयला चुराता था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। धुरंधर मूवी के उस विलेन की तरह अतीक को पता था कि असली पैसा चोरी में नहीं बल्कि दबदबे, डोमिनेंस में है। उसने धीरे धीरे अपने एरिया के युवाओं, यूथ की एक ऐसी फौज तैयार की जो उसके एक इशारे पर मरने मारने को तैयार थी। 17 साल की उम्र में 10वीं फेल होने के बाद उस पर पहला मर्डर का चार्ज लगा। यहां से अतीक की इमेज बदल गई। वो समझ चुका था कि अगर शहर पर राज करना है तो सबसे बड़े शिकार को गिराना होगा। एक टांगा चलाने वाले का लड़का अब क्रिमिनल बन चुका था। चैप्टर 2, द बर्थ ऑफ अ डॉन, राइज ऑफ द किंगपिन। अतीक को अब समझ आ चुका था कि कोयले की चोरी से सिर्फ पेट भरा जा सकता है, शहर पर हुकूमत नहीं की जा सकती। उसे चाहिए था एक ऐसा उस्ताद जो उसे क्राइम की दुनिया का असली रास्ता दिखाए। और उस वक्त इलाहाबाद का सबसे बड़ा डॉन था चांद बाबा। चांद बाबा वो गैंगस्टर था जिसका नाम सुनकर पुलिस स्टेशन के दरवाजे बंद हो जाते थे। वो क्रूड बॉम्ब्स बनाने का एक्सपर्ट था। अतीक ने चांद बाबा से हाथ मिलाया और उसके साथ रहकर हर वो गंदी चाल सीखी जो एक बाहुबली को चाहिए होती थी। अतीक ने सीखा कि कैसे सरेआम एक्सटॉर्शन, वसूली की जाती है और कैसे दुश्मन को सरेआम बॉम्बबाजी से ढेर किया जाता है। चांद बाबा का बॉम्ब बनाने का स्टाइल बहुत अलग था। वो लोग बैग के अंदर ऑन द स्पॉट बॉम्ब बनाते थे और फेंकते थे। अतीक ने इसी बॉम्ब कल्चर को पूरे इलाहाबाद में फैला दिया। धीरे धीरे अतीक ने अपना खुद का नेटवर्क खड़ा करना शुरू किया। धुरंधर मूवी के उस इल्लीगल आर्म्स डीलर की तरह अतीक ने इल्लीगल वेपन्स और ड्रग्स की स्मगलिंग का एक ऐसा सिंडिकेट बनाया जो बिहार से लेकर नेपाल तक जुड़ा था। उसने उस एरिया के हर बड़े क्रिमिनल को अपने नीचे कर लिया। लेकिन शतरंज की बिसात पर दो राजा एक साथ नहीं रह सकते। अतीक की महत्वाकांक्षा, एम्बिशन इतनी बढ़ गई कि उसने अपने ही उस्ताद
चांद बाबा को चैलेंज कर दिया। 1989 के असेंबली इलेक्शंस में अतीक ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। उसने चांद बाबा के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, उसे हराया और कुछ ही दिनों बाद चांद बाबा का मर्डर हो गया। अब इलाहाबाद की गलियों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, अतीक अहमद। जिस लड़के ने कोयले से सफर शुरू किया था, अब वो इल्लीगल गन्स और ड्रग्स का नया किंगपिन बन चुका था। उसने चांद बाबा के पूरे 2 नंबर के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। सिस्टम अब उसके नीचे था और कानून उसके जेब में। चैप्टर 3, द पॉलिटिकल शील्ड, द व्हाइट कॉलर गैंगस्टर। 1989 में चांद बाबा के खात्मे के बाद अतीक जानता था कि सिर्फ सड़कों पर लड़कर वो ज्यादा दिन तक पुलिस और कानून से नहीं बच सकता। धुरंधर मूवी के उस मास्टरमाइंड की तरह उसने समझा कि अगर कानून की लाठी से बचना है तो लाठी अपने हाथ में लेनी होगी। उसे चाहिए था एक पॉलिटिकल शील्ड। अतीक ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़ा और जीत गया। अब वो महज एक गैंगस्टर नहीं बल्कि माननीय विधायक, ऑनरेबल एमएलए था। उसके व्हाइट कुर्ता पायजामा के पीछे वही पुराना इल्लीगल वेपन्स का कारोबार और ड्रग्स की स्मगलिंग चल रही थी, लेकिन अब उसके पास सरकारी सिक्योरिटी और रेड बीकन लाल बत्ती वाली गाड़ी थी। उसने इलाहाबाद के चकिया इलाके को अपना एक अभेद किला, फोर्ट्रेस बना लिया। उसका काम करने का तरीका बड़ा यूनिक और खतरनाक था। एक तरफ वो गरीबों का मसीहा बनता, शादियों में पैसा देना, लोगों के झगड़े सुलझाना, लेकिन दूसरी तरफ उसका अपना पैरेलल कोर्ट चलता था। अगर उसे किसी की जमीन पसंद आ गई तो वो अतीक की हो जाती। जो मना करता उसके घर के बाहर धुरंधर स्टाइल में बम फटते या इल्लीगल गन्स गरजती। 1995 का वो बदनाम गेस्ट हाउस कांड, जहां मायावती जी पर हमला हुआ था, अतीक अहमद का नाम उसमें सबसे ऊपर आया। इस इंसिडेंट ने दिखा दिया कि अतीक कितना बेखौफ हो चुका था। वो अब सीएम लेवल के नेताओं को चुनौती दे रहा था। वो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए इलेक्शन फंड और बूथ कैप्चरिंग का सबसे बड़ा जरिया बन गया। अतीक ने ड्रग्स, गन्स और लैंड ग्रैबिंग से इतना पैसा कमाया कि उसने 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। उसका खौफ इतना था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10-10 जजों ने उसके खिलाफ केस सुनने से मना कर दिया। पुलिस वाले उसके सामने अपना नेम टैग छुपा लेते थे ताकि अतीक उनका नाम न जान सके। अब अतीक सिर्फ इलाहाबाद का डॉन नहीं था, वो यूपी की राजनीति का वो किंग मेकर था जिसके पास मैन पावर और मनी पावर दोनों थी। लेकिन धुरंधर स्टोरी में एक मोड़ तब आता है जब पावर का नशा इंसान को अंधा कर देता है, और अतीक के लिए वो सबसे बड़ी गलती साबित हुई। राजू पाल, चैप्टर 4, द फॉल ऑफ द बाहुबली, मिट्टी में मिला देंगे। हर धुरंधर की स्टोरी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसका गर्व, ईगो ही उसका दुश्मन बन जाता है। अतीक के लिए वो वक्त था 2005, जब एक नए लड़के राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को इलेक्शन में हरा दिया। अतीक को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। रिपब्लिक डे के दिन बीच सड़क पर राजू पाल को 19 गोलियों से भून दिया गया। लेकिन इस मर्डर का एक चश्मदीद आई विटनेस था, उमेश पाल। अतीक ने उमेश को डराया, धमकाया और धुरंधर स्टाइल में किडनैप भी किया ताकि वो बयान बदल दे। बरसों तक अतीक जेल से ही अपना गन्स और ड्रग्स का बिजनेस चलाता रहा। कभी देवरिया जेल में किसी बिजनेसमैन को पिटवा रहा था, तो कभी साबरमती जेल से वीडियो कॉल्स पर दबदबा बना रहा था। उसे लग रहा था कि कानून उसके डर से कभी उस तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन 2017 में यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली। उन्होंने असेंबली में गरज कर कहा, इन माफियों को मिट्टी में मिला देंगे। फरवरी 2023, अतीक ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। उसने उमेश पाल का सरेआम मर्डर करवा दिया। सीसीटीवी में अतीक का बेटा असद गोलियां चलाते दिखा। यह अतीक के अंत की शुरुआत थी। एक एक करके अतीक के शूटर एनकाउंटर में मारे गए। उसके 11,000 करोड़ के साम्राज्य पर बुलडोजर चलने लगा। जो बाहुबली कभी न्यूक्लियर डील में वोट देता था, आज वो पुलिस की गाड़ी में बैठकर एनकाउंटर के डर से कांप रहा था। 15 अप्रैल 2023 रात के 10 बजे
अतीक और अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था। कैमरे ऑन थे, मीडिया साथ थी। अचानक धुरंधर मूवी के क्लाइमेक्स की तरह 3 लड़के मीडिया पर्सन बनकर आए और सरेआम अतीक और उसके भाई को ढेर कर दिया। एक ही पल में 40 साल का गुंडा राज खत्म हो गया। अतीक अहमद की यह स्टोरी हमें सिखाती है कि गन और ड्रग्स का रास्ता कितना ही चमकीला क्यों ना लगे, उसका अंजाम हमेशा मिट्टी में ही होता है। बाहुबली कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून का हाथ हमेशा उससे लंबा होता है।